हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चिदन। और रिसेंटली वक्फ बोर्ड पर लोकसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बिल संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। वहीं सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये बिल मुस्लिम लोगों की भलाई के लिए लाया गया। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज जो इस मैटर की है वो है धारा 40, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस वजह से लोकसभा में आप देखोगे कि अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच लड़ाई हो गई। बात वक्फ बिल पर थी, लेकिन लड़ाई ओम बिरला तक आ गई। आप ये वीडियो देख सकते हैं। और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। ओवैसी की तरफ से ये कहा गया कि सरकार देश बांटने का काम कर रही है और इस बिल को देखकर लगता है कि सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। वहीं जो किरण रिजिजू है, उन्होंने लोकसभा में ये कहा कि सिर्फ कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है, जो कि पूरी तरह से गलत है और मुसलमानों को इस बिल के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। इस बिल के बड़े लेवल पर विरोध के चलते इससे जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मांजरा क्या है। कहानी कुछ ऐसी है कि मोदी गवर्नमेंट ने लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया। फ्रेंड्स, अगर कोई मुस्लिम धर्म को मानने वाला व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति को दान कर देता है तो उसे वक्फ कहते हैं। इस संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता, लेकिन इनके मैनेजमेंट के लिए कई संस्थान होते हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड कहा जाता है। और ये सभी वक्फ बोर्ड 1995 के अधिनियम के तहत काम करते हैं। वक्फ संपत्ति का जो यूज है वो समाज की भलाई के लिए किया जाता है। बड़ा सवाल ये है कि गवर्नमेंट इनमें बदलाव क्यों लाना चाहती है। देखिए, गवर्नमेंट का ये मानना है कि बोर्ड के कामकाज में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामलों में ये देखा गया है कि इनकी प्रॉपर्टी का मिसयूज किया जाता है। इनमें सबसे पहले अवैध अतिक्रमण का सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है। इतना ही नहीं, सरकार ये भी चाहती है कि महिलाएं भी इन बोर्ड के कामकाज में हिस्सा ले। तिरुचिरापल्ली में क्या हुआ, एक आदमी अपनी जमीन बेचने गया था तो उसे पता चला कि उसकी जमीन तो वक्फ बोर्ड की है। इतना ही नहीं, पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। गुजरात में एक पैटर्न देखने को ये भी मिला कि लोग किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए उसे वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा लेते हैं। देवभूमि द्वारका जिले की बात है। एक खेती वाली जमीन पर 50 से 60 साल पहले छोटी सी मजार बना दी गई थी, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड पर वो एग्रीकल्चर जमीन थी, लेकिन वक्फ बोर्ड से उसे नोटिफाई करवा लिया गया। इसका काफी विरोध हुआ, लेकिन मामला धर्म पर था तो ये बात दब गई। इसी तरह आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट अतिक्रमण हटाने पर तेजी से काम कर रही है और इन अतिक्रमण को बचाने के लिए कई ट्रस्ट अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा लेते हैं ताकि उन पर बुलडोजर ना चले। इतना ही नहीं, बहुत सारे ट्रस्ट जो इन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट देखते हैं वो उनका नाजायज फायदा भी उठाते हैं। कई जगह ऐसा देखा गया है कि इन प्रॉपर्टी के अंदर जो पुरानी दुकानें हैं, जो पुरानी शॉप्स हैं, उनसे मनमर्जी का किराया वसूला जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जिन प्रॉपर्टी को दान दी गई थी, समाज के कल्याण के लिए दी गई थी, उनका सही जगह यूज ना करके बिजनेस चलाया जा रहा है। जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है और इन अतिक्रमण को बचाने के लिए लोग इन्हें वक्फ में नोटिफाई करवा लेते हैं। बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं कि इनके ट्रस्ट ने नगर निगम की जमीनों तक को नहीं छोड़ा। सरकारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा के अतिक्रमण किया जा रहा है। अब यहाँ पर जमीनों का रिकॉर्ड दो तरह से हो जाता है। एक रेवेन्यू रिकॉर्ड पर जिसे सरकार देखती है और दूसरे इनके वक्फ बोर्ड की। अब सिस्टम ऐसा है कि एक बार जमीन अगर वक्फ में नोटिफाई हो जाती है तो उससे रिलेटेड किसी भी मैटर को सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल देखता है और लोग इसी तरह बार बार ट्रिब्यूनल के चक्कर लगाते फिरते हैं। उन्हें न्याय नहीं मिलता, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो पुराना कानून है उसके सेक्शन 40 में ये कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाले सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकते हैं। ना तो आप कोर्ट जा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा और यहाँ पर वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है वो आखिरी माना जाता है और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। इतना ही नहीं,
पुराना कानून तो ये तक कहता है कि अगर किसी जमीन पर मस्जिद हो या फिर उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक ही वक्फ की संपत्ति हो जाती है। और इस वाले पॉइंट का इतने बड़े लेवल पर दुरुपयोग हो रहा है, इतना मिसयूज इसका किया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं। पुराने कानून में तो ये भी है कि वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। यानी इनके बोर्ड में ना तो महिलाएं होंगी और ना ही किसी दूसरे धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। अब देखिए समस्या क्या आती है। मान लीजिए एक जमीन है, उस पर किसी ट्रस्ट ने अवैध अतिक्रमण करके वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा लिया, यानी कथित तौर पर वो जो जमीन है वो वक्फ की हो गई। अब अगर उस आदमी को अपनी जमीन पर क्लेम करना है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता, उसे वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा जहां पर सारे इनके लोग बैठे रहते हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या इनका फैसला उस आदमी के पक्ष में आएगा? इसकी संभावना कम रहती है ना। ट्रिब्यूनल अगर कोई सा फैसला सुनाता है, भले ही फैसला गलत हो, तो उसे आप किसी हायर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ना तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट। और इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट लेकर आई। सबसे पहले इसने वक्फ को परिभाषित किया, इसको डिफाइन किया ठीक तरह से कि कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 5 सालों से इस्लाम का पालन कर रहा हो तो वो ही ऐसी संपत्ति का मालिक होगा। दूसरी बात, किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्टर करने से पहले जितने भी संबंधित पक्ष है उन्हें इंफॉर्मेशन देनी होगी, उन्हें जानकारी देनी होगी इस बात की कि हम इसे वक्फ के रूप में नोटिफाई करवा रहे हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो राजस्व कानूनों के तहत स्थापित की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड पर तो किसी और की जमीन होती है, वहीं दूसरी ओर ये वक्फ की निकलती है। तीसरी बात, इस बिल में ये भी बताया गया है वक्फ के रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस होगा जिससे रजिस्ट्रेशन व्यवस्थित तरीके से हो। बिल में इस बात पर भी जोर दिया गया कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड जैसे जो संस्थान होते हैं उसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मुस्लिम समुदायों में भी शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके प्रतिनिधित्व की भी अनुमति होगी। और वक्फ बोर्ड के पास जो पैसा होगा उनका उपयोग वे विधवाओं, तलाकशुदा और अनाथों के कल्याण के लिए करेंगे। इस बिल में ये क्लियर कहा गया है कि महिलाओं की विरासत की रक्षा की जानी चाहिए। इसका नाम भी बदल दिया गया। पहले इसका नाम वक्फ अधिनियम 1995 था, लेकिन अब इसका नाम एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया है। नए बिल में यह भी कहा गया है कि जमीन पर क्लेम करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकता है। बिल में यह भी कहा गया है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो या फिर कुछ और, वहां वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। इस बिल का जो सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है वो है कलेक्टर की जो पावर है उसे इंक्रीज करना। 1995 के अधिनियम की जो धारा 40 है वो ये कहती थी कि वक्फ बोर्ड को ही किसी संपत्ति को वक्त संपत्ति के रूप में नामित करने की शक्ति है। लेकिन नया बिल अब जिला कलेक्टर को ये तय करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति होगी या फिर सरकारी। और इसमें अगर कोई विवाद पैदा होता है कि कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है या फिर वक्फ की, तो कलेक्टर ये जांच करेगा और डिसाइड करेगा कि ये संपत्ति सरकार की है या फिर किसी और की, और वहां अपनी जो रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो शक्ति, जो पावर पहले वक्फ बोर्ड के पास थी उसे छीनकर कलेक्टर को दे दी गई है। यानी ये बिल अपील करने का अधिकार देता है। ये बिल वक्फ ट्रिब्यूनल का अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करता है। ये बिल अतिक्रमण को रोकने का प्रयास भी करता है कि जब तक एक व्यक्ति अपनी जमीन को दान में नहीं देता तब तक उसे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसका बड़े पैमाने पर विरोध क्यों किया जा रहा है। देखिए, कुछ लोग सबसे पहले सरकार के ऊपर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये बिल आर्टिकल 26 यानी संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। इस बिल में प्रावधान है कि गैर मुस्लिम व्यक्ति भी वक्फ बोर्ड का सदस्य हो सकता है, मेंबर हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये किसी की धर्म की आस्था और स्वतंत्रता पर हमला है। और संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। कुछ लोगों का कहना तो ये है कि सरकार को धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लोगों का कहना तो ये भी है कि वक्फ को डिसाइड करने में कलेक्टर को पावर देना ये दिखाता है
कि लाल फीताशाही की वापसी हो रही है। खैर ये बातें अपनी जगह है, लेकिन ये बिल लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधारों को और मजबूती प्रदान करेगा। ये बिल महिलाओं के सम्मान की बात करता है, मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करता है, अतिक्रमण की जो समस्या है उन्हें भी कम करने का प्रयास करता है। भारत की जो न्यायपालिका है उन्हें भी एक्सेस देता है कि वो इन मामलों को सुन सकती है। यानी कुल मिलाकर देखें तो ये बिल न सिर्फ गवर्नेंस, महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, बल्कि आम लोगों को न्याय का एक रास्ता दिखाता है जिस पर पहले सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल का नियंत्रण था। हालांकि इस बिल को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है, जो इस बिल को अच्छे से देखेगी, अच्छे से चेक करेगी कि क्या कमियां हैं और इस बिल को किस तरह मजबूत बनाया जा सकता है। जेपीसी की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि संसद के पास बहुत सारा काम होता है और इन कामों को निपटाने के लिए इतना टाइम नहीं होता, और इसके चलते इन बिलों पर वो गहराई से विचार नहीं कर सकती। ऐसे में इन बहुत सारे कामों को संसद की समितियां निपटाती है, जिन्हें हम संसदीय समिति कहते हैं। और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है यानी संयुक्त संसदीय समिति, वो इसी मकसद से गठित की जाती है। इसे जेपीसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।